शब्द संस्कृति के इस मंच पर मैं संत समीर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के सबसे रोचक 100 शब्दों में से उन 10 की जन्म कहानी जानेंगे जिन्हें हम रोज बोलते हैं, लेकिन उनका मूल अर्थ सदियों की यात्रा में कुछ बचा तो कुछ कहीं खो गया है। ये सभी शब्द गहरे सामाजिक विमर्श की तरफ ले जाते हैं, पर हम किसी बहस में नहीं पड़ेंगे, बल्कि विशुद्ध रूप से भाषा की गहराई में उतर कर देखेंगे कि इन शब्दों के बनते समय इनका व्याकरण और उद्देश्य क्या था। मैं समझता हूं कि हमारी यह यात्रा हिंदी की अद्वितीय शक्ति को दर्शाएगी, जहां प्राचीन संस्कृत शब्द भी हैं और अरबी फारसी तक के वे शब्द भी जो हमारी आज की हिंदी में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। इन 10 शब्दों का विश्लेषण आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह कितनी विशाल और कितनी अद्भुत है। तो आज का हमारा पहला शब्द है अतिथि, जो प्राचीन काल से अब तक अपना अस्तित्व बनाए हुए है। यह शब्द संस्कृत शब्द निर्माण की परिपाटी के हिसाब से 2 सामान्य हिस्सों से मिलकर बना है, लेकिन अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। आ अर्थात नहीं और तिथि अर्थात समय या दिनांक को मिलाकर बने अतिथि का सामान्य अर्थ है कि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि या समय न हो। अतिथि शब्द के भीतर कुछ और उतरेंगे तो अत धातु में इथिन प्रत्यय मिलेगा और इसका रोचक अर्थ बन जाएगा अभ्यागत, मेहमान। यहीं पर कुछ लोगों के मन में अभ्यागत शब्द के प्रति भी जिज्ञासा पैदा होगी, तो संक्षेप में यह समझें कि अभि में आगत मिला तो बना अभ्यागत। अर्थ बना जो सामने आ गया हो बिना किसी योजना के, अतिथि, मेहमान। आपको पता ही होगा कि आजकल विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के लिए अभ्यागत आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अतिथि केवल मेहमान नवाजी की भावना नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसे आदर्श समाज की भावना दिखाता है जहां हर घर बिना सूचना के आने वाले के लिए हमेशा खुला रहता था। भारतीय संस्कृति में जो 5 महायज्ञ माने गए हैं, उनमें से एक अतिथि को समर्पित अतिथि यज्ञ भी है। अतिथि शब्द जब भारत के सामाजिक जीवन में अवतरित हुआ तो इसने अपने भीतर बिना तिथि के भाव के साथ साथ विद्वत्ता, अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति का भाव भी भर लिया। प्राचीन भारत में अतिथि वह होता था जिसके पास समाज के काम आ सकने वाला जीवन का बहुत गहरा अनुभव और ज्ञान हो। गृहस्थ का कर्तव्य माना गया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति बिना बताए, बिना किसी सूचना के घर पर आ जाए तो गृहस्थ को उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और उस हिसाब से अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। इसीलिए सनातन संस्कृति में अतिथि देवो भव सामाजिक जीवन का महान सूत्र था। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव जितने भी सनातन संस्कृति के संप्रदाय रहे हैं, सबके लिए यह सामाजिक पारिवारिक जीवन का एक सूत्र था। व्याकरणिक रूप से इसे बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण भी आप मान सकते हैं। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं जिससे हमारा सामान्य जीवन शुरू होता है, और वह है परिवार। यह संस्कृत के परि अर्थात चारों ओर और वार अर्थात समूह या घेरा से बना है। यों परि के कई अर्थ हैं, पर यहाँ जो अर्थ लागू होगा वह वृत्त की परिधि वाले परि से निकला है और उस वस्तु में बदल जाता है जो चारों ओर घेरती है या रक्षा करती है। वार शब्द को कुछ और गहराई से देखेंगे तो व्री धातु में घय प्रत्यय मिलेगा तो वार बनेगा और अर्थ निकलेगा समुदाय, समूह। यही वार थोड़ी सी दिशा बदलेगा तो आघात या प्रहार बन जाएगा, अथवा बुध, बृहस्पति आदि में जुड़कर दिन का संकेत देने लगेगा, जैसे कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आदि आदि। बहरहाल प्राचीन काल में परिवार का मतलब सिर्फ माता पिता और बच्चों का समूह नहीं था, बल्कि यह एक सुरक्षा का घेरा था जिसमें पशुधन, सेवक यानी नौकर चाकर, आश्रित लोग और रिश्तेदार सब शामिल होते थे। यह घेरा बाहरी दुनिया से सुरक्षा प्रदान करता था। अंग्रेजी के फैमिली शब्द का मूल अर्थ सेवक या दास होता था, जबकि हिंदी के परिवार का मूल अर्थ सुरक्षा और घेरा था। प्रसंग है तो समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजी के फैमिली की जड़ लैटिन के फैमिलिया से है। फैमिलिया का प्राथमिक अर्थ था घर मालिक के अधीन रहने वाले सभी लोग, नौकर चाकर।
और गहरे उतरे तो फेमिलिया शब्द के व्युत्पत्तिगत आधार में फेमुलस मिलेगा। फेमुलस का अर्थ था सर्वेंट, स्लेव यानी दास या सेवक। स्पष्ट रूप से फैमिली का शुरुआती भाव सर्वेंट ग्रुप से जुड़ा था। 13वीं शताब्दी के आसपास जब यह शब्द ओल्ड फ्रेंच और फिर मिडिल इंग्लिश में आया, तब इसका अर्थ धीरे धीरे पति पत्नी और उनके बच्चों की ओर चला गया और अब न्यूक्लियर फैमिली अर्थात माता पिता और उनके बच्चों से होते हुए एक्सटेंडेड फैमिली अर्थात दादा दादी, चाचा चाची आदि आदि को भी शामिल करते हुए अंग्रेजी का फैमिली शब्द थोड़ा व्यापक हो गया है। आज की तारीख में अंग्रेजी में फैमिली का भाव विस्तार है बिलोंगिंग, टुगेदरनेस, इमोशनल बॉन्ड, चाहे रिश्ते वास्तविक हों या प्रतीकात्मक। इसके उलट आज परिवार का अर्थ कुछ कुछ संकुचित होने लगा है। ऐसा नहीं है कि फैमिली का वर्तमान वाला भाव विस्तार इसमें नहीं है, वह है, लेकिन परिवार का असली मर्म लोग भूल चुके हैं और यह एक ऐसा शब्द भर रह गया है जिसमें इसका मूल अर्थ यानी सुरक्षा प्रदान करने वाला घेरा जैसे कहीं खो सा गया है। हमारा आज का तीसरा जो शब्द है इसे अक्सर धर्म और नैतिकता से जोड़ा जाता है, यह है संस्कार। यह शब्द भी दो हिस्सों से मिलकर बना है, सम यानी अच्छी तरह या पूर्णता से और कृ यानी करना। सम उपसर्ग, कृ धातु और घय और सुट प्रत्यय इस तरह बनता है संस्कार। सम कृ धन घय सुट बराबर संस्कार। व्याकरणिक रूप से संस्कार का मूल अर्थ होता है शुद्ध करना, परिष्कृत करना या निखारना। किसी काम को हर प्रकार से सोच समझकर सम्यक रूप से संपन्न करना यानी संस्कार। यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि इसका अर्थ शिक्षा, भोजन या जीवन की किसी भी प्रक्रिया को उच्च गुणवत्ता तक ले जाना था, न कि केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना। किसी के लिए जब यह कहा जाता था कि इसमें संस्कार नहीं है, तो मूलतः इसका मतलब था कि इसे जीवन में परिष्कृत नहीं किया गया है। सम उपसर्ग से बने अन्य शब्द जैसे संतोष, सम्मान में भी इसी पूर्णता के भाव को आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमने भारतीय परंपरा से आए 3 शब्दों को अब तक समझा। अब मैं जिन शब्दों की बात करने जा रहा हूं उनमें आप हिंदी की समावेशी शक्ति को भी देख पाएंगे। शब्द कई हैं, पर यहां हम उनमें से बस 4 शब्दों का विश्लेषण करेंगे जो फारसी और अरबी से आए हैं लेकिन आज हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल हैं। तो इस तरह हमारा चौथा शब्द है योग्यता का प्रतीक काबिल। यह शब्द मूल रूप से अरबी भाषा से आया है। इसमें एक व्याकरणिक बारीकी है। अरबी में इसकी मूल धातु 3 अक्षर वाली है, का ब ला। इसी मूल धातु कबल से ही काबिल, कुबूल और मकबूल जैसे अनेक शब्द बने हैं। इस धातु कबल का अर्थ ही ग्रहण करना या स्वीकार करना है, तो काबिल का मूल अर्थ था स्वीकार करने योग्य या ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला। पहले काबिल होने का अर्थ था समाज द्वारा स्वीकृति मिलना। आज हम इसका उपयोग व्यक्तिगत आंतरिक क्षमता के लिए करते हैं, यह हम सब जानते हैं। इस बदलाव से पता चलता है कि कैसे समाज ने बाहरी स्वीकृति के बजाय व्यक्तिगत योग्यता पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया। यह शब्द हमें अरबी व्याकरण के सहारे हिंदी के विकास को भी समझने का मौका देता है। तो इस तरह एक स्रोत से 3 शब्द निकले, कुबूल अर्थात स्वीकार करना, काबिल अर्थात योग्य या स्वीकार करने योग्य, तथा मकबूल अर्थात स्वीकृत या मान्य, हर दिल अजीज। आज का हमारा 5वां शब्द है दिमाग। यह ऐसा शब्द है जिसके बिना हम सोच भी नहीं सकते। अक्सर लोग इसे हिंदी का शब्द मान लेते हैं, पर इसकी जड़ें अरबी भाषा में हैं। अरबी में दिमाग का मूल अर्थ है मस्तिष्क, सिर का वह हिस्सा जो सोचने का केंद्र है। यह शब्द फारसी और फिर उर्दू से होता हुआ हिंदी तक पहुंचा है। हिंदी में दिमाग के लिए पहले से ही शुद्ध संस्कृत के कई अच्छे शब्द थे, जैसे कि मस्तिष्क, बुद्धि, चेतस। लेकिन मध्यकाल में फारसी अरबी के संपर्क और विशेषकर मुगल शासकों के प्रभाव से दिमाग भी आम बोलचाल का हिस्सा बनता चला गया। समय के साथ दिमाग ने केवल मस्तिष्क के शारीरिक अंग का ही नहीं बल्कि सोचने समझने की शक्ति का भी अर्थ ले लिया।
यही कारण है कि हमारे रोजमर्रा के मुहावरों में यह पूरी तरह से रच बस गया है, जैसे कि दिमाग लगाना, दिमाग चाटना, दिमाग घूम जाना, दिमाग साथ में आसमान पर होना आदि आदि। दिमाग अब अहंकार का प्रतीक भी बन चुका है। शमीम जयपुरी का यह शेर आपने शायद सुना ही होगा कि जमी पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, जमी पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, कभी ये सर जो तेरे आस्था से मिलता है। जिन्हें न पता हो वे याद कर सकते हैं कि आस्था का मतलब चौखट या दहलीज होता है। इस हिसाब से आप शेर का भाव और स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। बहरहाल ये प्रयोग बताते हैं कि दिमाग अब हिंदी के अपने शब्दों जितना ही अपनाया जा चुका है। यह उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि भाषा किस तरह बाहर से आए शब्द को अपनी जरूरत के अनुसार बदलकर मुहावरों और कहावतों में पिरोकर अपना बना लेती है। और अब हमारा छठा शब्द है जरूर। यह शब्द हमें निश्चितता का भाव देता है। जरूर मूल रूप से अरबी का शब्द है। फारसी के रास्ते यह उर्दू और फिर हिंदी तक पहुंचा। जब आप कहते थे आपको यह करना जरूर है, तो इसका आशय था आपको यह करना अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ इसमें किंचित अर्थ परिवर्तन हुआ। आवश्यकता के दबाव से यह निश्चितता या कहें अनिवार्यता के भाव की ओर गया। आज जरूर का प्रयोग हम निश्चित रूप से या बिल्कुल के अर्थ में करते हैं। इसी मूल से हिंदी उर्दू में दो और प्रसिद्ध शब्द बने, विशेषण के रूप में जरूरी अर्थात आवश्यक तथा संज्ञा के रूप में जरूरत अर्थात आवश्यकता। हिंदी ने जरूर को मुख्यतः एक क्रिया विशेषण के रूप में आत्मसात किया है, जो किसी कथन पर पक्कापन निश्चय का जोर देता है। यही कारण है कि जरूर न केवल हमारी भाषा में बल्कि हमारी भाव भंगिमा में भी पक्का विश्वास जगा देता है। वैसे इसी तरह के उच्चारण का अरबी का एक पुल्लिंग शब्द भी है जरूर, लेकिन इसका अर्थ एकदम अलग है। इस जरूर का अर्थ है दवा की बुकनी जो घाव या आंख आदि में छिड़की जाए। हमारा आज का सातवां शब्द है नैतिकता का पैमाना, ईमानदार। यह दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। अरबी का ईमान यानी विश्वास या धर्म और फारसी का दार यानी धारक या वाला। वैसे दार का अर्थ सूली और फांसी भी होता है। यह भी जानना रोचक है कि दार शब्द अरबी में भी है, पर ईमान के साथ अरबी वाले की नहीं बल्कि फारसी वाले दार की दोस्ती कायम हुई है। अरबी वाले दार का अर्थ होता है घर, मकान, स्थान, लोक आदि। कहने का अर्थ यह है कि ईमानदार वह है जो अपने विश्वास अर्थात नैतिक नियम, सत्य आचरण और कर्तव्य को धारण करता है। इस शब्द को आप दो भाषाओं का फ्यूजन समझ सकते हैं, जैसे कि वर्णशंकर की तरह। बहरहाल इसे हिंदी ने सत्यनिष्ठ जैसे शुद्ध शब्दों के होते हुए भी बड़ी सहजता से अपनाया है। अब हम शब्दों के इस रोचक सफर के अंतिम 3 शब्दों पर आते हैं जो हिंदी की बनावट और सामाजिक शिष्टाचार का पता देते हैं। तो इस तरह हमारा आज का 8वां शब्द जो है वह अक्सर विवादों के केंद्र में पाया जाता है। यह शब्द है हस्तक्षेप। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना एक यौगिक शब्द है। हस्त धन शेप बराबर हस्तक्षेप। हस्त अर्थात हाथ और शेप अर्थात फेंकना, उछालना या डालना। इसका शाब्दिक अर्थ बनता है हाथ फेंकना या बीच में हाथ डालना। भाव निकलता है किसी काम में दखल देना, दखलंदाजी। इस शब्द में काफी कल्पनाशीलता है। यह दिखाता है कि कैसे हिंदी में दखल देने के अमूर्त विचार को भी एक शारीरिक क्रिया यानी हाथ डालने या हाथ फेंकने के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। हमारा 9वां शब्द है शिष्टाचार का प्रतीक सलाम। हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं तो दुआ सलाम की स्थिति भी बनती रहती है। यह शब्द मूल रूप से अरबी से आया है और इसका मूल अर्थ है शांति, पीस या सुरक्षा, सेफ्टी। इस अर्थ के हिसाब से जब आप किसी को सलाम कहते हैं तो आप वास्तव में उसके लिए शाब्दिक रूप से शांत की कामना या दुआ कर रहे होते हैं। सलाम भले ही आमतौर पर मुसलमान करते दिखें, पर इस शब्द को हिंदी ने पूरी तरह अपना लिया है। अनपढ़ व्यक्ति भी इससे पूरी तरह परिचित है। इसका प्रयोग दर्शाता है कि कैसे भाषा ने धार्मिक विभाजन को परे रखकर शिष्टाचार और सद्भाव को प्राथमिकता दी।
आज के माहौल में यदि कोई यह सवाल करता है कि हिंदी की तरह उर्दू की ओर से भी इस सद्भाव को क्या इसी तरह प्राथमिकता दी गई है, तो सवाल जायज है और जवाब भी रोचक है, पर उसकी चर्चा अलग प्रसंग में हो सकती है। और अंत में हमारा 10वां शब्द है माफ। तो आप भी अब तक मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। असल में माफ शब्द भी अरबी भाषा से आया है, जिसका मूल अर्थ है जिसे छोड़ दिया गया हो या क्षमा कर दिया गया हो, या कहें क्षमित या क्षमा प्राप्त। मूल शब्द है मुआफ, इससे ही बना मुआफी अर्थात क्षमा। हिंदी में मुआफ माफ बन गया और मुआफी माफी। इन दोनों शब्दों का प्रयोग कुछ यूं होना चाहिए कि कृपया मुझे मेरी गलती के लिए माफी दे दीजिए, या फिर शिक्षक ने छात्र की देरी माफ कर दी। माफ को लोग क्षमा का पर्याय समझ लेते हैं, पर वास्तव में माफ के बजाय माफी का पर्याय क्षमा शब्द में देखना चाहिए। स्पष्ट है कि एकदम आसान शब्द है क्षमा और क्षमित, पर बिना माफी और माफ के भी हिंदी वालों का काम आमतौर पर नहीं चलता। हिंदी और हिंदुस्तान का स्वभाव ही है सबको साथ लेकर चलना, बस शर्त यह है कि कोई अकारण परेशानी पैदा ना करे। तो इस तरह अतिथि से लेकर माफ तक इन 10 शब्दों से हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा कितनी गतिशील, कितनी समावेशी है। जो लोग हिंदी को केवल एक संकीर्ण भाषा समझते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हिंदी हस्तक्षेप की तरह यौगिक है, परिवार की तरह सबको समेटती है और सलाम की तरह सबके लिए शांति की कामना करती है। संस्कृत इसके लिए प्रणम्य है, तो भारत की अन्यान्य बोलियों की भी यह संगी साथी है। आज बस इतना ही। पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।